अस्सलाम वालेकुम। हमारे किसान भाई जानते हैं कि फसलों से इस वक्त कोई मुनाफा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान है। और ज़राअत की ऐसी चीज़ें जो एक्सपोर्ट हो रही हैं और जिसमें ख़ास तौर पर हमारा लाइव स्टॉक और उसमें फैटनिंग वाले यानी गोश्त वाले जानवर शामिल हैं, ये लोग अभी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज हम एक फील्ड और फैटनिंग फार्म पे मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो फील्ड और फैटनिंग का सेक्टर है, बेसिकली एक नया उभरता हुआ सेक्टर है, इसको किस किस्म के मसाइल का सामना है, हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है, फार्मर्स कहाँ गलती कर रहे हैं और किस तरह इन चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। ये सबसे पहले ये बताएं कि ये वैसे कारोबार कैसा है अगर सही तरीके से किया जाए। आप देखें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस कारोबार के अंदर इन्वॉल्व हैं। इस लोकली बेचते हैं, लोकल स्लॉटर हाउसेस को बेचते हैं, एक्सपोर्टर को बेचते हैं, और तीसरी कैटेगरी है जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है हर स्टेज पे डिफरेंट है। तो हमारे लोगों का ज़्यादातर जो है अप्रोच नहीं होती बाहर में, या वो स्लॉटर हाउस तक या एक्सपोर्टर तक सिर्फ है। तो बाकी हिस्सा जो कमाने वाला है वो एक्सपोर्टर और स्लॉटर हाउस कमा जाता है। इन बेसिक फैटनिंग फार्मिंग वालों को कम प्रेफर मिलता है, उनकी मेहनत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। मेजर साहब, हर बंदा जाहिर है अब बैरून ममालिक जाके कंसाइनमेंट्स रिसीव नहीं कर सकता, वहाँ मार्केटिंग नहीं कर सकता या वहाँ रिटेल में नहीं सेल कर सकता, तो उसने तो पाकिस्तान के अंदर ही रहना है और इधर ही सेल करना। अब देखें दो चीज़ें हैं, एक आपने एवेलुएट करना है कि मंडी में क्या किस रेट पे जानवर मिल रहा है और स्लॉटर हाउस वाले या एक्सपोर्टर के हिसाब से ख़रीद रहे हैं, वो ही डिफरेंस है प्रॉफिटेबिलिटी का। तो अगर मंडी से सस्ता मिले और स्लॉटर हाउस को अच्छे रेट पे बिक जाए तो फार्मर खुश होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है। अगर मंडी से सस्ता बिके स्लॉटर हाउस वाले तो नुकसान है। तो यहाँ बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है कि अच्छे रेट पे ख़रीदा जाए और बेहतर रेट पे बेचा जाए। अच्छा, क्या क्या मसाइल हैं इस वक्त जो फार्मर फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल फार्मर भी हैं साथ? आप देखें मंडी में जानवर ख़रीदने के लिए जाएँ तो ज़्यादा जानवर अवेलेबल नहीं है, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। लोकल जाएं, गांव देहातों में जाके ख़रीदें तो वहाँ पे जो फार्मर है वो ज़्यादा नखरे करता है, ज़्यादा महंगा बेचना चाहता है, तो वो कहीं बैलेंस स्ट्राइक नहीं हो रहा। तो जो फैटनिंग फार्म वाले बंदे हैं वो ज़्यादा फिर मंडी को तरजीह देते हैं ताकि एक जगह से ज़्यादा जानवर ख़रीदे जा सके। तो आपको लगता है कि जो रूरल एरियाज़ में बैठा फार्मर है वो मंडी की निस्बत महंगा जानवर देता है, हालांकि वही मंडी में लेके आता है, वो वहाँ अपने घर पे बैठ के महंगा बेचना चाहता है। जब वो फार्म पे मंडी में आ जाता है, किराया खर्च करके आ जाता है, वो उसकी बेचना उसकी मजबूरी भी बन जाता है, वो वहाँ बेहतर रेट पे बेच के वापस जाता है। अच्छा, एक तो आपने ये बताया, आइडेंटिफाई किया, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जो जानवरों की परचेज है वो मैकनाइज सिस्टम नहीं है। कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ जो बैक एंड सप्लाई चेन है उसमें भी जानवर अब कम है? वो भी है, ब्रीडिंग कम है, वहाँ पे रीयरिंग कम हो रही है और आगे मांग ज़्यादा है, पीछे सप्लाई कम है। वो डिफरेंस भी है कि रेट बढ़ने की वजह भी ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पीछे सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। पॉलिसी फैक्टर कहाँ आता है? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है इसके ऊपर, ब्रीडिंग फार्म? इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। गवर्नमेंट तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे एक थीम दे सकती है कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, बाकी दी हुई है पालना तो इंडिविजुअल, और गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही होती है, लाइफ स्टॉक को रजिस्ट्रेशन भी कर रही है, इंसेंटिव भी दे रही है और इंटरेस्ट फ्री लोन भी कर रही है। लेकिन असल काम तो उस इंडिविजुअल का है जिसने पालना है, ब्रीड करना है, बेचना है, उसका काम है मेन काम। बेसिकली फैटनिंग का बिजनेस शुरू तो ब्रीडिंग से ही होता है। हमारे पास जानवर होंगे, बड़े अग्रेसिव जानवर हैं जी, नहीं। हमारे पास जानवर होंगे तो हम आगे मतलब कि फीमेल जानवर होंगे तो हमारे पास मेल जानवर आएंगे। तो देखिए दुनिया के अंदर स्पेसिफिक ब्रीडिंग की जाती है बीफ ब्रीडिंग के लिए, जैसे एंगस है, शेरलेज है, लेमोजीन है, ब्राह्मण है, हैरीफोर्ड है। तो इधर हमारे यहाँ इस तरह की ब्रीडिंग नहीं है। हमारा ये बाई प्रोडक्ट है। हमारा जो जानवर मार्केट में आता है, फैटने में आता है, ये साहिवाल का और चूलिस्तानी का, इन दूध के अलावा ये बाई प्रोडक्ट पे रखा है, एज फैटनिंग फार्म के लिए नहीं पैदा की जाते। ये मेन डेफिशिएंसी है। तो यहाँ आपको नहीं लगता गवर्नमेंट का रोल है, वो गवर्नमेंट यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए जो फैटनिंग ब्रीड? गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट बॉडी एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलके अच्छी पॉलिसी बनाए ताकि ये चीज़ जो है लोगों तक सरायत कर जाए और लोग उस मोटो पे चलें और उस तरीके से ब्रीड कराएं ताकि फ्यूचर के लिए भी हमें अच्छे जानवर मिलें।
जिनकी FCR बेहतर हो, जिनका वेट गेन बेहतर हो, और जो अच्छी क्वालिटी मीट के हिसाब से। अच्छा, हमारे देख सकें। FCR जो पोल्ट्री में हैं वो तो बड़े सेट स्टैंडर्ड्स हो गए हुए हैं, वो दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। तो आपको क्या लगता है जो फैटनिंग है कॉ की या कैटल फैटनिंग, तो उसमें हमारा अब मौजूदा FCR क्या है अच्छी प्रैक्टिस के साथ, और कितना होना चाहिए और क्यों नहीं बढ़ रहा है? देखिए, इसके 3 पिलर हैं इसके जो आप बात कर रहे हैं, कि एक है जेनेटिक्स, दूसरा है जानवर के लिए जहाँ आपने रखा हुआ वहाँ की एनवायरनमेंट है, मैनेजमेंट, तीसरा है फीड है। ठीक है, हमारे पास फीड भी हो सकती है, एनवायरनमेंट भी मिल सकती है, हमारे पास वो जेनेटिक्स नहीं है, जो बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है, जो बेहतर FCR के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ तकरीबन 7 kg के बदले में 1 kg वज़न बढ़ता है। 7 किलो TMR खा हाँ, के, वो भी अच्छा अच्छा, बेहतरीन तैयार किया हुआ बैलेंस्ड राशन खा के 7 किलो और 1 किलो गोश्त। हाँ, जबकि पोल्ट्री में 1.5 kg के बदले में 1 kg गोश्त मिल जाता है आपको। और इंटरनेशनली अगर देखें तो कैटल जो बीफ ब्रीड हैं वो कितना FCR लेते वो उनका 5 kg के करीब है, वो उनका जेनेटिक पोटेंशियल इस तरीके से है, उनकी फीडिंग ऐसी है, ग्रेजिंग पे कराते हैं, या अच्छा फाडर जो न्यूट्रिशियस फाडर है, रोड ग्रास है, अल्फाल्फा है, उस पर ग्रेज करा के अच्छा पाल लेते हैं। तो इनफैक्ट हमारा जो FCR है वो आपको लगता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। हमारा जो जानवर है वो पर डे वेट गेन एवरेज अगर देखें तो वो 1 किलो के करीब करता है। देखिए, इसमें वो इंडिविजुअल जानवर पे भी डिपेंड करता है। अभी कुछ जानवर ऐसे हैं जो 600 ग्राम से ज़्यादा नहीं करते, कोई 150 kg तक चले जाते हैं। हर्ड एवरेज आप कह सकते हैं 1 kg के हिसाब से। और जो इंटरनेशनल जानवर हैं जो स्पेसिफिक बीफ ब्रीड्स हैं उनका क्या पार्ट? वो 1.5 kg से 2 kg तक चला जाता है। ये तो मतलब कि 75% से 100% का फर्क ऐसे ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर हम कैसे इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करते हैं? अच्छा ब्लड इंट्रोड्यूस कराएं, अच्छी ब्रीड्स का सीमन ले आए, एमरीज ले आए, ब्रीडिंग के लिए लोगों को बुल दिए जाएं, जहाँ बड़े बड़े हार्ड हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ अच्छे बुल दिए जाएं ताकि अच्छी ब्रीड पैदा हो। मेरे साथ हमारे फार्मर कहाँ गलती करता है जानवर रेयरिंग में, जानवर पालने में? देखिए, आप बेसिकली जाएं, आप देखें तो फार्मर तो ब्रीड कर रहा है दूध के लिए, और ये जो बच्चा बेचता है, नर को बेच देता है, तो ये उसका बाई प्रोडक्ट है, लोग बीफ के लिए ले जाते हैं। एज सच बीफ के लिए प्रोडक्शन नहीं हो रही, ब्रीडिंग नहीं हो रही। तो ये मेन डेफिशिएंसी है दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी, इंडिविजुअल फार्मर और ब्रीडर की तरफ से। अच्छा चलें, जैसा भी जानवर अवेलेबल है फार्म पे ले आया किसान, यहाँ अब क्या गलती करता है? फीडिंग में क्या गलती करता है? मैनेजमेंट में क्या गलती करता है? फीडिंग और मैनेजमेंट में जो फैटनिंग फार्म वाला बंदा है वो तो अतल वसल सीख के, पूछ के, कंसल्ट करके करता है, तो वो नॉर्मली उसकी इतनी डेफिशिएंसी नहीं है। लेकिन बुनियादी डेफिशिएंसी जो जेनेटिक पोटेंशियल की है, दैट रिमेंस देयर, और जब तक वो दूर नहीं होगी फार्मर कभी खुशहाल नहीं हो सकता। अच्छा, अभी तक हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो गल्फ कंट्रीज हैं और मलेशिया वगैरह में अप्रूवल है, लेकिन अभी कंसाइनमेंट जा नहीं रही। इसके अलावा एक बड़ी मार्केट है चाइना, वो हमारी खुलने वाली है नियर फ्यूचर में, वो गवर्नमेंट लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, स्लॉटर हाउसेस अप्रूव हो गए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है जिस दिन वो चाइना की मार्केट खुल गई तो फिर हमारा जो ये मीट सेक्टर है ये कहाँ खड़ा होगा? देखें, आप चाइना की आबादी को मद्देनज़र रखें और उनका फीडिंग पैटर्न देखें आबादी का, तो हम तो वो पूरी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो पैदावार भी नहीं है, जो हम सिर्फ गल्फ तक है, ये इतना पूरा कर लें बड़ी बात है। तो ये चाइना की मार्केट खुलना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि थ्रेट होगा? हमारे लिए थ्रेट भी है, अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं है कि हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो फिर अपॉर्चुनिटी है ना, ये हम ज़्यादा जानवर पालें, ज़्यादा ब्रीडिंग करें। वो कैपेसिटी नहीं है हमारे पास ज़्यादा जानवर पालने की, कैसे पालेंगे? ज़मीनें नहीं हैं, जो ग्रेजिंग पे फैसिलिटीज़ बारिशें कम हो रही हैं, ग्रेजिंग पे फ्री ग्रेजिंग वाली वो नहीं है, और फीड पे पालना जानवर बहुत महंगा पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं एज अ होल ये बिजनेस जो है वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रॉफिटेबल है? देखें, बिजनेसमैन तो जो भी बिजनेस करता है वो प्रॉफिट के लिए करता है। वो जब तक प्रॉफिट मिलता रहेगा वो काम करते रहेगा, जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो क्लोज कर देगा। लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे जो काम है वो ये है कि अच्छा जानवर मिलना चाहिए, अच्छे रेटों पे मिलना चाहिए, अच्छा पलना चाहिए, अच्छी मार्केट में जाना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिले, तब ये सक्सेसफुल है। अच्छा, दुनिया में जहाँ मीट फार्म्स होते हैं वहाँ जिस तरह हमारा डेयरी का जो वंडा है वो अच्छी क्वालिटी का दस्तयाब है, पोल्ट्री का दस्तयाब है, लेकिन फैटनिंग के लिए उस तरह का लो कॉस्ट वंडा दस्तयाब नहीं। आपको लगता है कि ये भी एक डेफिशिएंसी है?
नहीं, लो कास्ट ऐसे सच हो ही नहीं सकता ना। आप देखें जो मटेरियल जिससे मिल के वंडा बनना है, अगर वो ही महंगा है तो लो कास्ट वंडा कैसे बन सकता है? आपने उसकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की है, फैट की है, एनर्जी की है, वो तो आपने पूरी करनी है ना। वो लो कास्ट नहीं बन सकता। आप देखें आजकल चोकर भी 70 रुपये किलो है, 60 रुपये किलो राइस ब्रैन है, राइस पॉलिश है, बाकी चीज़ें 100 से ऊपर हैं, तो सस्ता कैसे बन सकता है? मकई भी 80 रुपये है। गंदम आजकल सबसे गंदम देखें, गंदम जानवरों को खिलाना इंसान के साथ जाती है। वनडे में गंदम गवर्नमेंट भी इजाज़त नहीं देगी। नॉर्म्स जो हैं हमारे डल तो रही है गंदम, डले चोरी छुपे डले, लेकिन जो इंसानों के खाने वाली चीज़ें हैं अगर इधर डलनी शुरू हो जाएंगी तो वो महंगी हो जाएंगी। और चीज़ें काफ़ी हैं जो जानवरों के अंदर डल सकती हैं, वो डालनी चाहिए। नहीं तो गंदम तो इस वक्त वाफर पड़ी है, बिक नहीं रही, क्या करें किसान? डालनी नहीं चाहिए फिर? वाफर नहीं पड़ी, वो महंगे के चक्कर में पड़ी हुई है। तो अब उधर भी डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। कुछ दिनों के बाद अभी ताज़ा उतर रही है तो रेट कम है, फिर महंगी हो जाएगी। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो इंसानों की खुराक जो है जानवरों में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है बिजनेसमैन ये सोचेगा? ये तो एथिकल वैल्यूज है। बिल्कुल सोचता है, सोचना चाहिए भी सही कि गंदम को एज गंदम एक्सपोर्ट कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि मकई को एक्सपोर्ट किया जाए। मकई इधर खिलाएं, गंदम को ज़रा मुआवजा के लिए इस्तेमाल करें, कम है। चलें, अच्छा शायरी होने का सबूत दें, अच्छे पाकिस्तानी हुब्बुल वतनी का सबूत दें, यही है, वरना बिजनेसमैन नहीं सोचेगा। ये बताएं कि साहिवाल नस्ल का जानवर ज़्यादा वजन करता है, ये जो चुलिस्तानी है जो पीछे खड़ा हुआ है? ये दोनों देखें, आप ब्रीड को जाएं, ब्रीड के बैकग्राउंड पे जाएं, ये दोनों ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स हैं। ये दूध और गोश्त दोनों के लिए है। दोनों का अगर कंपैरिजन नहीं, इंडिविजुअली तौर पे साहिवाल जो है ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, दूध के लिए भी है, मीट के लिए भी है, चुलिस्तानी भी ऐसी है। तो इनका आपस में क्रॉसेस है तो इसमें विगर आ जाती है, एट्रोसिटी आ जाती है, यानी दोनों इक्वल हैं, वो बहुत ज्यादा फर्क वो जो क्रॉस है बेहतर वजन करता है। अच्छा, ये जानवर खड़ा है हमारे सामने, साहिवाल का बड़ा खूबसूरत जानवर। अगर बॉडी स्कोर की बात की जाए तो किस तरह का जानवर होना चाहिए जो वजन आप देखें, ये गुलाई में है, इसके फ्रेम बड़ा होना चाहिए। जब खरीदते वक्त देखें, हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रेम बेहतर होना चाहिए। गोश्त तो खुराक से चढ़ जाता है, लेकिन बेसिक चीज़ जो बुनियादी चीज़ है वो उसका जानवर का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। हाइट लेंथ ज़्यादा हो ताकि वजन गेन करे और गुलाई में आ जाए। आप देखें, ये गुलाई है लेकिन उसका लेंथ और हाइट इतनी नहीं है, जानवर गुलाई में आ गया है। लेकिन अगर यही भी हाइट ज्यादा होती, लेंथ भी ज्यादा होती तो और वजन गेन करता। यानी ये आपके ख्याल से बी कैटेगरी का जानवर है? ए कैटेगरी नहीं, ब्रीड के हिसाब से देखें तो एक कैटेगरी है, लेकिन जो पालने के नुक्ता नजर से देखें तो ज्यादा फ्रेम बड़ा होना चाहिए था। अच्छा, ये बताएं कि जब जानवर लाना है फार्म पे तो उस वक्त इसको कौन कौन सी वैक्सीनेशन करनी है, कौन कौन सी बीमारियों का अटैक हो सकता है? नॉर्मली हम इसको करते हैं, डिवर्म करते हैं, और उसके बाद हम एंडो एक्टोपैरासाइट के लिए इसको करते हैं, जैसे आइवोमैक का इंजेक्शन लगाते हैं, या उसको डिवर्मिंग करते हैं, ओरल डोज देते हैं थंडर की या नेलवा नेलजैन की। और इसके बाद वैक्सीन जो है वक्फे वक्फे से करते हैं। फुट एंड माउथ की है, मुंह खुर की है, लंपी स्किन डिजीज वायरस की डिजीज, उसकी वैक्सीन है। अच्छा, नॉर्मली फार्मर कहते हैं जी मैंने ये वैक्सीनेशंस लगवाई, और एफएमडी इतनी क्रिटिकल बीमारी है कि खुदा न खास्ता एक जानवर में है, सारा हर्ड मुतासर होता है। तो आपको लगता है कि आप किसी पे यकीन ना करें, जब आप फार्म पे लेके आएँ तो दोबारा लगवाएं ये वैक्सीन? पुरानी हिस्ट्री को तो आप ज़हन में रखते हुए, लेकिन आप अपने फार्म पे जब जानवर आ जाता है तो उसको इनिशियल डोज लगाएं, फिर उसको बूस्टर लगाएं, और अगर ज़्यादा देर रखना है तो फिर उसको मेंटेन करें, कम से कम 4 महीने के बाद डोज को रिपीट करें। प्रोटोकॉल पूरा करना चाहिए। और लैम्पी स्किन और एफएमडी, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो हर्ड का हर्ड खराब कर देती हैं। ऐसी तो इनकी फौरी आपको फार्म पे लाके वैक्सीनेशन कर देनी चाहिए, या ट्रस्ट करना चाहिए कि फार्मर ने पीछे से की हुई है? अगर वो कह रहा है मैंने की है वैक्सीनेशन, बेशक उसको उस हिसाब से ट्रस्ट करें, लेकिन आपने फार्म पे लाके दोबारा करें, दोबारा कर लें, ये बेहतरीन है। डॉक्टर साहब, नॉर्मली ना शेड देसी टाइप का बना लेते हैं लोग, जो कंफर्टेबल नहीं होता, मैनेजमेंट आसान नहीं होती, उसमें जानवर इजी नहीं रहते। तो आपको क्या लगता है शेड के हवाले से कोई खास इंस्ट्रक्शन? देखिए, शेड किस लिए होता है? शेड का बुनियादी मकसद ये है कि जानवर जो है वो कंफर्ट में हो, उसको फैसिलिटीज़ मिले, वो सुकून में हो, उसके लिए प्रॉपर जगह हो, फीडिंग के लिए, पानी के लिए, बैठने के लिए, और साथ साथ जो उसका वर्कर है वो भी आसानी में उसको सारी खिदमत कर सके, चारा डाल सके, पानी पिला सके, सफाई कर सके। तो दोनों का कंफर्ट देखना चाहिए, ऐसा शेड होना चाहिए, वो किसी किस्म का भी हो। और एक और बड़ा अहम फैक्टर है कि उसमें जो टेम्परेचर है
वो कंफर्ट की normal बात कर रहा हूँ। हाँ यस। चलें जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये चंद बेसिक प्रोटोकॉल्स थे जो फीड लॉट फैटनिंग बिजनेस में ज़रूरी चाहिए होते हैं। और पॉलिसी लेवल की बात करें तो ज़ाहिर है वो हुकूमत का काम है, वो हम नहीं कर सकते, हमारे पास बीफ ब्रीड नहीं है और ये हुकूमतों का काम है। किसान आमतौर पर इस तरह के काम नहीं कर सकते। अगर ये 2-3 प्रोटोकॉल्स हैं जो हुकूमत के करने वाले हैं, ये अगर कर दिए जाएँ तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट में एक बड़ा नाम पैदा कर सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।